हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। और रोज़ शाम 5 बजे आपकी लाइव क्लास होती है, तो क्लास ज़रूर अटेंड किया करें। साथ ही मैंने प्लेलिस्ट बना दी है और आप प्लेलिस्ट में जाके आप सारी क्लास देख सकते हैं। मुख्य सेविका करके प्लेलिस्ट बनाई है। आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विवाह। मैंने बताया ना विवाह क्या है। विवाह एक संस्था है। क्वेश्चन यहीं से पूछा जा सकता है, विवाह क्या है। विवाह एक सामाजिक संस्था है और इसमें आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि विवाह की उत्पत्ति कैसे हुई है। जो विवाह की उत्पत्ति के लिए बहुत सारे जो हमारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि समाज में जो विवाह है उसका विकास कैसे हुआ, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखते हैं विभिन्न वैज्ञानिकों के क्या सिद्धांत हैं विवाह से संबंधित। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आता है शास्त्रीय सिद्धांत, दूसरा आपका आता है यौन साम्यवाद का सिद्धांत, तीसरा आपका आता है एक विवाह का सिद्धांत, फिर आपका आता है उद्विकासीय सिद्धांत। तो ये सिद्धांत है। अब इनको एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आपका आएगा शास्त्रीय सिद्धांत। तो देखो इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो प्लेटो और अरस्तु हैं। तो याद रखिएगा विवाह के शास्त्रीय सिद्धांत के जो प्रतिपादक कौन है, प्लेटो व अरस्तु। भारतीय धार्मिक ग्रंथ भी विवाह के इस सिद्धांत पर बल देता है। जो भारतीय धार्मिक ग्रंथ है, जो धार्मिक ग्रंथ बताए गए हैं उसमें इसी शास्त्रीय जो सिद्धांत है इस पे बल दिया गया है। बाद में सर हेनरी मैन ने विश्व के विभिन्न समाजों का अध्ययन कर इस सिद्धांत को विस्तारित किया। यानी बाद में सर हेनरी मैन ने क्या किया, विश्व के जो और समाज थे उनका उन्होंने अध्ययन किया। देखा कि क्या समाज में और समाजों में क्या है विवाह की स्थिति परिस्थिति। फिर उन्होंने जब समाजों का अध्ययन कर लिया फिर इस सिद्धांत को क्या किया, उन्होंने विस्तारित किया, विस्तृत रूप दिया। और इस सिद्धांत के अनुसार विवाह का प्रारंभिक स्वरूप यानी विवाह का जो प्रारंभ का स्वरूप था वो पितृ सत्तात्मक परिवार का था, पितृवंशी परिवार का था। तो इस विवाह में शास्त्रीय सिद्धांत में जो सत्तात्मक थी यानी पितृवंशी परिवार का विस्तार होता था। तो याद रखिएगा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि शास्त्रीय सिद्धांत में किस सत्ता का या किस वंश का विस्तार होता था। तो पितृ सत्तात्मक या पितृवंशी परिवार का विस्तार होता था। पितृ सत्तात्मक जहाँ पे सत्ता पिता के हाथ में होती है वहाँ वो उसे कहते हैं। फिर दूसरा आपका है सिद्धांत यौन साम्यवाद का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के समर्थकों में मार्गन थे, फ्रेजर थे, बिल फॉल्ट प्रमुख थे आपके। इस सिद्धांत के अनुसार जब समाज विकास की प्रक्रिया के प्रारंभिक चरण में होता है, इसमें कहा जा रहा है कि समाज विकास की जो प्रारंभिक चरण है उसमें होता है जब समाज विकास की जो समाज है हमारा सोसाइटी है तो विकास की प्रक्रिया की जो प्रारंभिक चरण में होता है तब कोई भी पुरुष किसी भी महिला से यौन संबंध स्थापित कर सकता है। इस अवस्था को उन्होंने यौन साम्यवाद कहा है। तो इस अवस्था को उन्होंने क्या कहा, यौन साम्यवाद कहा है। और इस चरण में पितृत्व का निर्धारण करना कठिन है, इसलिए मातृ सत्तात्मक परिवारों का अस्तित्व था। इसलिए इसमें क्या था, मातृ सत्तात्मक जो परिवार है उनका अस्तित्व था। और इस सिद्धांत के अनुसार विवाह का प्रारंभिक स्वरूप यौन साम्यवाद का था। तो यौन साम्यवाद का था। तो इसमें ये कह रहे हैं कि इसमें जो व्यक्ति थे वो अपसम रक्त यानी एक रक्त से संबंधित जो लोग थे वो अपसंबंध स्थापित कर लेते थे, यौन संबंध स्थापित कर लेते थे। तो ऐसा विवाह किया जाता था इस सिद्धांत के अनुसार। इसको हम यौन साम्यवाद को कहेंगे समरक्त यानी एक रक्त से संबंधित लोग आपस में विवाह करते थे, यौन क्रियाएं करते थे। और इसमें क्या होता था, पितृत्व का निर्धारण करना मुश्किल हो जाता था, इसलिए इसमें मातृ सत्तात्मक परिवारों का अस्तित्व रहता था। और ये विवाह का प्रारंभिक स्वरूप था। तो इन्होंने ये बताया है प्रारंभ का स्वरूप था।
फिर एक विवाह का सिद्धांत, इस सिद्धांत के समर्थकों में वेस्टरमार्क प्रमुख थे, याद रखिएगा। और वेस्टरमार्क के अनुसार जब पुरुष संपत्ति की भांति स्त्री पर एकाधिकार के प्रयास में सफल हुआ तो वह विवाह अस्तित्व में आया। तो याद रखिएगा, एक विवाह का सिद्धांत किसने दिया? वेस्टरमार्क ने। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। उन्होंने कहा कि जब पुरुष संपत्ति की भांति, जैसे प्रॉपर्टी होती ना उस पर हक जताने के लिए, तो वैसे ही पुरुष जब संपत्ति की भांति स्त्री पर एकाधिकार के प्रयास में सफल हुआ तो विवाह अस्तित्व में आया और विवाह अपने अस्तित्व में एक विवाह के स्वरूप में आया। और उन्होंने विवाह कहा अस्तित्व में आया और वो विवाह किस रूप में आया? एक विवाह के स्वरूप में आया। मेलोनोविस्की का भी एक मत है कि मनुष्य पशु अवस्था से ही परिवारों को अपने साथ लाया है और वह एक विवाही परिवार था। तो मेलोनोविस्की ने कहा है कि मनुष्य पशु अवस्था से ही परिवार को अपने साथ लाया है और वह एक विवाही परिवार था। तो इस कथन को लिख लेना, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर नेक्स्ट है आपका मात्र सत्तात्मक सिद्धांत, यानी वो सत्ता जहाँ पे माता की चलती हो, जहाँ पे जो भी डिसीजन लिए जाते हैं माता द्वारा लिया जाता है। तो ऐसी सत्ता को क्या कहते हैं? मात्र सत्तात्मक सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के समर्थकों में आपके बी फ्लॉर्ट प्रमुख थे और प्रारंभिक अवस्था में स्त्री पुरुषों के संबंध से अधिक मजबूत माता पुत्र के संबंध थे। तो इसमें सबसे अधिक मजबूत कौन से संबंध थे? माता पुत्र के संबंध थे। संतान के लालन पालन सुरक्षा का भार भी माता का था। संतान का जो लालन पालन करना है, सुरक्षा करनी है, सारा भार किस पे था? माता पे था। और स्त्री यौन संबंधों के लिए अधिक स्वतंत्र थी। जो स्त्री थी वो क्या थी? यौन संबंधों के लिए बहुत स्वतंत्र थी। और इस सिद्धांत के अनुसार यही विवाह का क्या था? प्रारंभिक सिद्धांत था, स्वरूप था। तो ये कहते हैं जो विवाह का प्रारंभिक यानी शुरुआत में जो स्वरूप था वो कैसा था? मात्र सत्तात्मक था। फिर उद्विकासी सिद्धांत, तो इस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या मार्गन ने की है। याद रखना, ये सिद्धांत किसने दी है? मार्गन ने दिया है। इसके अतिरिक्त हैविलैंड ने दिया है, क्रिचफील्ड और बैकोपन भी इस सिद्धांत के समर्थक हैं। और इस सिद्धांत के अनुसार विवाह नामक संस्था एक बार में अपने वर्तमान स्वरूप में नहीं आई। इन्होंने कहा जो विवाह नामक संस्था है वो आप ये कहो एक ही बार में अपना जो वर्तमान स्वरूप है, जो इस समय जो स्वरूप है उसमें नहीं आई है, बल्कि उसका क्रमिक रूप से विकास हुआ है। तो इस समय क्या है? वर्तमान स्वरूप में जो विवाह है वो एक विवाह है। जो हमारे समाज में मानता है वो किसकी है? एक विवाह की। हमारे यहाँ अब यौन सामवाद यानी मैंने बताया ना, समरक्त यानी एक रक्त से संबंधित रखने वाले लोग विवाह नहीं कर सकते। तो वो अलग अलग सिद्धांत है। तो इन्होंने कहा है कि इस सिद्धांत के अनुसार विवाह नामक संस्था एक ही बार में अपने वर्तमान स्वरूप में नहीं आई, बल्कि उसका क्रमिक रूप से उद्विकास हुआ है। तो जो वर्तमान में एक विवाह का प्रचलन है वो एकदम से ऐसे नहीं आई। उन्होंने कहा क्रम से क्रम, लैंग वाइज 1 2 3 करके ऐसे करके उद्विकास हुआ। उसके बाद वो एक विवाह में आकर क्या हुआ? समाप्त हुआ उसका उद्विकास विवाह का। तो ये कह रहे हैं मार्गन। फिर ये कह रहे हैं कि यौन सामवाद के चरण से एक विवाह के स्वरूप तक उद्विकास की प्रक्रिया से गुजरा। यानी मैंने बताया ना कि यौन सामवाद मतलब समरक्तता, जब एक रक्त संबंधी लोग आपस में विवाह कर लेते हैं तो उस चरण से लेकर एक विवाह के स्वरूप तक जो उद्विकास हुआ है, यानी उद्विकास की क्या हुई? प्रक्रिया हुई है, चरण हुए हैं। इन सभी सिद्धांतों को एक साथ मिलाकर देखिए तो हम कह सकते हैं कि अन्य अवधारणाओं की भांति विवाह की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में क्या मतभेद है। तो विवाह की उत्पत्ति के संबंध में कोई एक मत ढंग से नहीं दिया गया है। सभी जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने जो अपने डाटा दिए हैं उसमें सब में क्या मतभेद है। और इन सिद्धांतों को और अधिक संक्षिप्त रूप से हम समाज वैज्ञानिकों के विचारों के आधार पर देख सकते हैं। देखो, एक ने कहा है कि जो प्रारंभिक स्वरूप था वो मात्र सत्तात्मक है, एक कह रहे हैं वैज्ञानिक पित्त सत्तात्मक है, एक कह रहे हैं कि जो समरक्त से संबंधित था जो विवाह था। तो सबने अपना अपना क्या दिया है? अपना अपना मत दिया है, पर सबके मत एक जैसे नहीं है, सबके अपने अपने अलग अलग मत हैं।
फिर मार्गन का उद्विकासी सिद्धांत। तो मार्गन का मत है कि समाज की प्रारंभिक अवस्था में विवाह नामक संस्था का अभाव था। ये कह रहे हैं जो समाज में जो प्रारंभ की अवस्था थी उसमें जो विवाह नामक संस्था थी उसका अभाव था। और प्रारंभ में समाज में यौन सामवाद की स्थिति, पुरुष को किसी भी स्त्री या स्त्री को किसी भी पुरुष से यौन संबंध स्थापित करने की स्वतंत्रता थी। यानी समलग्नता भी अगर है तब भी लोग शादी मतलब कि संबंध स्थापित कर लेते थे, यौन संबंध, यानी एक रक्त संबंधी लोग भी आपस में क्या कर लेते थे, संबंध स्थापित कर लेते थे। स्वतंत्रता थी शुरुआत में। धीरे धीरे मानव समाज का विकास हुआ और तेजी से और विवाह संस्था का प्रारंभिक स्वरूप विकसित हुआ। उसके बाद क्या हुआ, विवाह नामक संस्था आई, उसका प्रारंभिक स्वरूप विकसित हुआ और यह विकास कुल अवस्थाओं में हुआ। और फिर ये इसका विकास किस में हुआ, कुछ अवस्थाओं में हुआ। यह विकास कुछ अवस्थाओं में हुआ जो इस प्रकार है। समूह विवाह आपका, फिर समूह विवाह नहीं, जब एक ग्रुप के लोग दूसरे ग्रुप से, यानी इस पुरुषों का एक ग्रुप स्त्रियों के एक ग्रुप से शादी कर ले तो उसे क्या कहेंगे, समूह विवाह। फिर आपका आता है सिडेस्मियन विवाह। तो इसमें क्या होता है कि एक पुरुष एक महिला से शादी करता है और उसकी सभी बहनें उसकी क्या मानी जाएंगी, पत्नी। एक पुरुष एक महिला से शादी करेगा और इसकी जो जितनी भी बहनें हैं वो सब इसकी क्या पत्नी मान ली जाएंगी इस पुरुष की। फिर व्यवस्थित विवाह आएगा। तो इन्होंने ये बताया कि प्रारंभिक स्वरूप इस तरह से हुआ विवाह का। फिर इसी प्रकार बेकोफन ने भी विवाह रूपी संस्था के 3 अवस्थाएं बताई हैं। एक बहुपति, फिर बहुपत्नी, यानी जहाँ बहुत सारे पति हो, फिर बहुत सारी पत्नी, फिर एक विवाह। यानी पहले बहुपति विवाह हो, फिर बहुपत्नी, फिर क्या, एक विवाह। इस अवस्था में विवाह का विकास हुआ। फिर वेस्टरमार्क ने कहा कि वेस्टरमार्क ने एक विवाह का सिद्धांत दिया था। याद रखिएगा, किसने एक विवाह का सिद्धांत दिया था, वेस्टरमार्क ने। तो वेस्टरमार्क का मानना है कि मनुष्य एवं पशु में अंतर है। मनुष्य और पशु में अंतर है। मनुष्यों में भावना व संवेग जैसे अपनापन की और वह इच्छा पाए जाते हैं। जो मनुष्य में इच्छा आपने देखा है और अपना ही अपना अच्छा हो ऐसा देखा जाता है। अतः प्रारंभ में भी यौन सामवाद की स्थिति नहीं थी। ये कहते हैं कि प्रारंभ में यौन सामवाद की स्थिति नहीं थी। व्यक्ति भावनाओं के साथ एक दूसरे से जुड़े होते थे। जो व्यक्ति थे वो क्या करते थे, भावनाओं से एक दूसरे से जुड़े होते थे और इस प्रकार एक विवाह ही विवाह का एक प्रारंभिक स्वरूप था और आगे भी रहेगा। वेस्टरमार्क बहुपति और बहुपत्नी विवाह को वैवाहिक आदर्शों का उल्लंघन मानते हैं। ये कहते हैं जो बहुपति और बहुपत्नी विवाह है वो क्या है, जो विवाह के जो आदर्श हैं उनको बेकार करता है, खंडित करता है, उनका उल्लंघन करता है। साथ ही आपको एक और बात बता दें कि जो इन्होंने बताया कि विवाह के 5 चरण हैं। 5 चरण याद कर लो, यानी 5 अवस्था जो विवाह को विकसित करने की 5 चरण हैं या 5 अवस्थाएं हैं। इन 5 अवस्थाओं से गुजरा है विवाह का उद्विकास। तो ये लिख लो, यहाँ से क्वेश्चन अगर आ जाए। सबसे पहले यौन सामवाद मतलब समरसता, यानी पहले लोग कोई भी स्त्री किसी भी पुरुष से शादी कर लेती, कोई पुरुष किसी भी इससे शादी कर लेता था, यानी समरसता, एक रक्त संबंधित लोग भी आपस में शादी कर लेते थे, कोई ऐसा नियम नहीं था। फिर दूसरा, फिर क्या हुआ, फिर समूह विवाह हुआ। फिर तीसरा जो चरण था वो आपका था सिडेस्मियन। तो इसमें क्या होता था, एक पुरुष एक स्त्री से शादी करता था और उस स्त्री की जितनी भी बहनें थी उसकी भावी पत्नियां समझ ली जाती थी उस पुरुष की। फिर चौथा चरण है बहुपत्नी और 5वां चरण है एक विवाह। तो इन 5 चरणों से गुजर के जो विवाह है उसका उद्विकास हुआ। तो इसमें किस प्रक्रिया से, तो यौन संवाद की प्रक्रिया से स्टार्ट होकर इसका उद्विकास स्टार्ट होकर एक विवाह की प्रक्रिया
पे ख़त्म हुआ। तो याद रखिएगा, स्टार्ट किससे हुआ और ख़त्म किससे हुआ। तो आज की क्लास में आपको विवाह का उद्विकास क्या है ये समझ में आया होगा। ये था आपका जो विवाह नामक संस्था है उसका विकास कैसे हुआ। यहाँ से अगर क्वेश्चन आएंगे तो आपको गलत नहीं करने हैं, मैंने करा दिया और आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आपको क्या पढ़ना है कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया है, ये इम्पोर्टेंट है। और जो कथन है उसको लिख लेना, उन कथनों से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये बताइए, आज का क्वेश्चन है एक विवाह का सिद्धांत किसने दिया। एक विवाह का सिद्धांत किसने दिया, ये आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बताएंगे। तो आज का प्रश्न है एक विवाह का सिद्धांत किसने दिया। तो आज की क्लास में हम लोग ने पढ़ा विवाह का उद्विकास कैसे हुआ। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विवाह संबंधी क्या नियम है, क्या निषेध हैं, इनको जानेंगे और अच्छे से समझेंगे। और उसके बाद हम लोग उसकी नेक्स्ट क्लास में विवाह के उद्देश्य जानेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल की क्लास में हम लोग विवाह के नियम जानेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।